वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लॉथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके अंदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू क्लॉथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड QIL फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड जून 30, 2015। इसके बाद हमारे सामने टोटल 4 सिचुएशंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ द अबव इशूज शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2015। सपोर्ट योर आंसर इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट IS एंड क्वांटिफाई द इफेक्ट वेयर पॉसिबल। तो जहाँ कैलकुलेशंस पॉसिबल होंगी तो वो भी हम मेंशन करेंगे। तो हर सिचुएशन को अब हम वन बाय वन देखते हैं जी। तो फर्स्ट सिचुएशन है कि QIL sells all its products on 1-year warranty which covers all types of defects. Previous history indicates that 2% of the products contain major defects, whereas 10% have minor defects. और बाकी 88% में डिफेक्ट नहीं होता होगा। It is estimated that if major defects were detected in all the products sold, repair cost of ₹150 million would result. तो ये तमाम प्रोडक्ट में होता तो 150 मिलियन लगता, सिर्फ 2% प्रोडक्ट में होगा तो फिर 150 मिलियन का 2% लेंगे। If minor defects were detected in all products sold, repair cost of ₹70 million would result. तो तमाम प्रोडक्ट में तो नहीं है, सिर्फ 10% में एक्सपेक्टेड है तो 70 मिलियन का 10% लेंगे। टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹830 मिलियन। तो अब इस पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस करना है। तो हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए जो हम गुड्स ऑलरेडी सेल कर चुके हैं उनसे रिलेटेड। तो सेल वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है जो ईयर एंड पर हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। आउटफ्लो प्रोबेबल है क्योंकि कुछ ना कुछ क्लेम तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे। रिलायबल एस्टिमेट भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ₹10 मिलियन। कैलकुलेशन अगर इसकी हम करेंगे तो 150 मिलियन का 2% जो मेजर डिफेक्ट्स के लिए और 70 मिलियन का 10% जो माइनर डिफेक्ट्स के लिए, और दोनों को टोटल कर लेते हैं तो 10 मिलियन की अमाउंट हमें मिल जाती है जिसकी हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए। सेकेंड पार्ट है कि QIL हैज 2 लार्ज वेयर हाउसेज A एंड B. दीज वर एक्वायर्ड अंडर नॉन कैंसिलेबल लीज एग्रीमेंट। नॉन कैंसिलेबल लीज एग्रीमेंट अमूमन ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीज़ों को देखेंगे। वेयर हाउस A है जो जुलाई 1, 2010 में एग्रीमेंट शुरू हुआ था। 10 ईयर्स का पीरियड है, यानी अभी 5 ईयर्स इसमें बाकी हैं। रेंटल अमाउंट पर मंथ 450,000 है। वेयर हाउस B है, ये 2013 में एग्रीमेंट हुआ था। ये 8 ईयर्स का एग्रीमेंट है, इसमें भी 2 ईयर्स गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग 6 ईयर्स हैं, और इसका जो रेंटल पर मंथ है दैट इज 300,000। ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस ऑपरेटिंग डिफिकल्टीज QIL वेकेटेड बोथ द वेयर हाउसेज ऑन January 1, 2015 and moved to a warehouse situated close to its factory. On the same day, QIL sublet warehouse A at ₹250,000 per month. हालांकि खुद जो रेंट दे रहे हैं वो 450,000 का है। For the remaining lease period, warehouse B was sublet on March 1, 2015 for 350,000। यानी इसमें तो उल्टा हमें कुछ ज़्यादा ही पैसे मिल रहे हैं, जबकि वेयरहाउस A के अंदर हमें नुकसान हो रहा है। तो अब सिचुएशन ये है कि क्या ये दोनों सिचुएशंस ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हैं, और अगर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हैं तो कितने की प्रोविजन हमें रिकग्नाइज करनी चाहिए। सो हम वन बाय वन दोनों वेयर हाउसेस को डिस्कस करते हैं। पहला वेयर हाउस A है, तो दिस इज ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इसमें हमारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट ज़्यादा हैं और हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, और इसकी जो अमाउंट बनेगी 200,000 पर मंथ का इफेक्ट है। 5.5 ईयर्स हमारी लीज के बाकी हैं, 12 मंथ एक साल में होते हैं क्योंकि मंथली रेंट है तो उसे एनुअल पे कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल 13.2 मिलियन बनते हैं। लेकिन आप एग्जैक्ट 13.2 मिलियन की प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये ओवर द ईयर्स पैसे लगने हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी। क्वेश्चन के अंदर रेट नहीं दिया हुआ जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू को क्वांटिफाई कर सकें, लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं 13.2 मिलियन। इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए और इसकी बेस पर हमें इस ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की एक प्रोविजन क्रिएट कर देनी चाहिए। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो है वो इसमें एक्सीड कर रही हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो हो गया। जो वेयर हाउस B है उसके अंदर अनअवॉइडेबल कॉस्ट कम है, यानी हमें एक्चुअली 50,000 पर मंथ की इनकम हो रही होगी, और इस पर कोई ये एक ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इसकी कोई एडजस्टमेंट या प्रोविजन रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट वन इज ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वन इज नॉट, एंड सेकंड वन डज नॉट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट। थर्ड सिचुएशन है कि ऑन July 18, 2015 QIL was sued by an employee claiming damages of ₹6 million on account of an injury
caused to him due to alleged violation of safety regulations on the part of company while he was working on the machine on June 15, 2015. अब क्लेम ईयर एंड के बाद आया है, लेकिन जो इवेंट जिसकी वजह से जिसकी वायलेशन पर केस हो रहा है या क्लेम आ रहा है वो ईयर एंड से पहले है. बिफोर फाइलिंग द सूट ही कॉन्ट्रैक्टेड द मैनेजमेंट ऑन June 29 एंड आस्क्ड फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹4 मिलियन. तो एक किस्म का इनफॉर्मल क्लेम आप कह सकते हैं कि ईयर एंड से पहले भी आया था, विच वॉज टर्न डाउन बाय द मैनेजमेंट, और दैट वॉज 4 मिलियन, और अब जो कोर्ट के थ्रू क्लेम किया गया वो है 6 मिलियन. The lawyer of the company anticipates that the court may award compensation ranging between 1.5 million to ₹3 million. However, in his view, the most probable amount is ₹2 million. तो जो मोस्ट लाइकली आउटकम होगा हम उसी को अपनी प्रोविजन के लिए यूज़ करेंगे. सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर बन जाता है कि हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी क्योंकि जो एक्सीडेंट है वो ईयर एंड से पहले हुआ था. प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा क्योंकि बहुत कम पैसे भी देने पड़े तो देने तो पड़ेंगे 1.5 मिलियन के. रिलायबल एस्टिमेट जो है वो ऑब्लिगेशन का पॉसिबल है, और जिसमें से हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल अमाउंट लॉयर ने डिटरमिन किया दैट इज ₹2 मिलियन, तो इसकी प्रोविजन रिकग्नाइज कर देनी चाहिए. फोर्थ सिचुएशन है कि ऑन November 1, 2014 अ न्यू लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड रिक्वायरिंग ऑल फैक्ट्रीज टू इंस्टॉल स्पेशलाइज्ड सेफ्टी इक्विपमेंट विद इन 4 मंथ. तो ये November 1 में लॉ आया, यानी 4 मंथ्स का मतलब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. The equipment costing ₹5 million was ordered on December 15, 2014 against 100% advance payment, but the supplier delayed installation to July 31, 2015. यानी जो इक्विपमेंट आपका फेब में इंस्टॉल होना चाहिए था वो आपने इंस्टॉल किया जुलाई के भी एंड पे. सो दैट इज डिले ऑफ 5 मंथ्स. ऑन August 5, 2015 यानी ईयर एंड के बाद द कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द अथॉरिटीज levying a penalty of ₹0.4 million, जो कि 0.1 million for each month है, during which the violation continued. तो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जो है ये रह रहा है. अच्छा, इसमें अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो November 1 को लॉ आया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बनता है, और फरवरी के एंड तक हमने करना है. तो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो ये 4 महीने बन गए. इसके लिए जो है वायलेशन कंटिन्यू हुई. QIL हैज़ लॉन्च्ड द क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ पेनल्टी फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द इक्विपमेंट. तो आपने रीइंबर्समेंट के लिए भी केस फाइल कर दिया है. अच्छा, अब इसमें बात यह है कि जो टोटल डिले है दैट इज़ ऑफ 5 मंथ्स, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, जबकि जो ईयर एंड तक बनते हैं वो बनते हैं 4 मंथ्स. तो हम उन्हीं 4 मंथ्स को कंसीडर करेंगे जो ईयर एंड तक बनते हैं, क्योंकि हम June 30, 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं. सबसे पहले प्रोविजन ऑफ 0.4 मिलियन रिक्वायर्ड है क्योंकि मार्च 1 से June 30 जो 4 मंथ्स बन रहे हैं उसकी बेस पर. उसके बाद हम इसकी जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है क्योंकि जो नॉन कंप्लायंस है वो ऑलरेडी हो चुकी थी. जो रीइंबर्समेंट है उसको हम सिर्फ तब रिकग्नाइज कर सकते हैं अगर वो वर्चुअली सर्टन हो. अब रीइंबर्समेंट को सेपरेट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, यानी प्रोविजन से नेट नहीं करना. प्रॉफिट और लॉस में आप उसको नेट कर सकते हैं अगर आप उसे एज एन एसेट रिकग्नाइज कर रहे हैं एंड इफ इट इज़ वर्चुअली सर्टन. अल्टरनेटिवली अगर आपका क्लेम सिर्फ प्रोबेबल है, वर्चुअली सर्टन नहीं है, तो जो आपका कंटीजेंट एसेट बन जाएगा उसको आप सिंपली डिस्क्लोज करेंगे. तो ये यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो अमाउंट है दैट शुड हैव बीन 0.5 मिलियन, क्योंकि 5 मंथ्स बनते हैं, लेकिन हम जो आंसर में लिखेंगे वो 0.4 मिलियन ही लिखेंगे क्योंकि ईयर एंड तक जो है हमारे 4 मंथ्स ही बनते हैं. So that's all for today. Have a good day.